हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज शिवम सिंह और वी आर वर्किंग ऑन अ प्रैक्टिस सेशन। और प्रैक्टिस सेशन में अभी तक 3460 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। और 3460 क्वेश्चन करने में हम लोगों ने 9 सब्जेक्ट कवर अप किए हैं। ठीक है, इतने। और इस टाइम जो है हीट ट्रांसफर रनिंग में है। ओके। और हीट ट्रांसफर के भी 3 वीडियो आ चुके हैं और चौथा ही जाने वाला है। और चौथा है वीडियो अबाउट द कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन में हम लोग दोनों चीज़ें लेंगे, नेचुरल कन्वेक्शन भी और फोर्स कन्वेक्शन भी। ओके, तो इतना हो गया है। और ये जो वीडियो है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसमें सिलेबस में है तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें देखो, ये आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी एई कर रहे हो, या फिर एसएससी जेई, या फिर किसी भी पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हर जगह पेपर जो है आपका ईएससी के प्रीवियस ईयर से ही बनना है। जैसे आपने एसएससी जेई में भी देखा, एसएससी जेई में अगर आप 2 चैप्टर करके आते हैं बस, साइकिल्स वाला जो मिसलेनियस चैप्टर मैंने कराया था, मिसलेनियस चैप्टर कराया था मैंने साइकिल्स करके, एक पावर प्लांट में वो, और दूसरा पावर प्लांट कंपोनेंट। इतना अगर आप करके जाते हैं तो पेपर में आप 100 में से 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन आराम से निकाल ले जाते हैं, वो भी सही सही, एग्जैक्टली सही सही, कोई एरर नहीं आता उसमें। ठीक है, तो ये एडवांटेज है एसी का प्रीवियस ईयर करने से। और एकदम नीट एंड क्लीन है, कोई गंदगी नहीं है इसमें, एकदम एरर फ्री है। एरर फ्री एकदम कम्प्लीटली नहीं है, 1-2% एरर है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है किसी के रिजल्ट में। ठीक है, तो कोई भी मेरिट जाती है 70 से 80%, उस मोस्ट ऑफ जाएगी 80% जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो 1% एरर है तो 99% तो क्लियर है मामला। उतना आप कवर करके रखो, चीज़ें आराम से डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है और कन्वेक्शन आज चल रहा है चैप्टर। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाइए। देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 4 डायग्राम बनाए गए हैं। ठीक है, 4 डायग्राम है, उसमें आपको बताना है कौन सा हीटेड है, कौन सा कूल्ड है। तो सिंपल सा फैक्ट है, अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आप देख ही रहे होगे। ठीक है, ये क्लियर है। देन अगर हीटेड सरफेस है तो उस पर एयर जाएगी और गर्म होकर ऊपर उड़ जाएगी। गर्म होकर ऊपर क्यों उड़ जाएगी? क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी विद टेम्परेचर। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, पी बराबर डी आर रो आर टी। तो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, डेंसिटी घटेगी तो ये ऊपर उड़ जाएगा। ओके, सिंपल है क्वेश्चन। तो पहला जो ऑप्शन है आपको साफ साफ दिख रहा है कि एयर ऊपर जा रही है। पहली बात तो वर्टिकल है, वो एयर ऊपर जा रही है, मतलब हीटेड प्लेट है, तभी एयर गर्म हो रही है। ठीक है, हीटेड वर्टिकल प्लेट। ए का 3 हो गया, ए का 3 होते ही बी का 4 ऑटोमेटिकली सेट हो गया। देन हम पहुंचेंगे अब यहाँ सी पे। सी पे देखिए, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल प्लेट है, लेकिन यहाँ पे भी एयर आ रही है और गर्म होकर ऊपर जा रही है। अब डायरेक्शन देख रहे हो ना ऊपर जाने का, मतलब ये भी हीटेड हॉरिजॉन्टल प्लेट है। तो हीटेड हॉरिजॉन्टल प्लेट, सी का 1 हो गया, डी का 2 ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, 3 4 1 2, आंसर इज बी। फर्स्ट का भी आंसर है, हाँ वो भी सही है। ठीक है, ट्राई क्वेश्चन नंबर 2। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि व्हेन द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सिलेंडर इन क्रॉस फ्लो टू टू एन एयर स्ट्रीम। ठीक है, द लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, मतलब एच की बात कर रहे हैं तो एच कैसे आप देखोगे। देखो, क्रॉस फ्लो की बात की है, मतलब सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, मतलब जो लेंथ है वो अंदर है, इनसाइड है। ठीक है, तो ये एयर आएगी ऐसे हो जाएगी बाहर कर्वेचर बनाते हुए। तो ये बात कर रहे हैं इस पॉइंट की, फ्रंट फॉरवर्ड स्टेगनेशन पॉइंट। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एच की वैल्यू लार्ज होगी। हाँ, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और लार्ज होने का रीजन ये है कि यहाँ पे ईडीज बन जाती है। ठीक है, ईडीज बन जाएंगी और ईडीज बनने की वजह से यहाँ पे
तेज़ी से वेलोसिटी हो जाएगी और बाहर निकालता रहेगा एयर को। ओके, मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बढ़ता है ना। ओके, तो सिंपल हो गया कि जो रीजन दिया वो भी सही दिया हुआ, दूसरे का भी रीजन हो जाएगा। बस कोशिश समझने की दिक्कत थी, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो गए क्रॉस फ्लो होता क्या है। तो क्रॉस फ्लो मतलब कि ये आपका सिलेंडर, ये सिलेंडर आपका मान रखा है हाथ में सिलेंडर है, एयर ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे पास हो रही है। और सेकंड थिंग इज स्टेगनेशन, फॉरवर्ड स्टेगनेशन पॉइंट। तो जो फ्रंट का सेक्शन है, यहाँ जो एयर लड़ रही है वही स्टेगनेशन पॉइंट है, यहाँ से जो डाइवर्ट हो रही है। ओके, तो टू का बी हो, टू का ए हो गया, सॉरी। थर्ड नंबर ट्राई कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है, इसमें बात ये है कि जो प्लेट है आपकी हॉरिजॉन्टली रखी गई है ऐसे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल अगर हीटेड सरफेस ऊपर है तो सिंपली आपकी एयर आएगी, ऐसे उड़ के चली जाएगी, एयर आएगी ऐसे उड़ के चली जाएगी बाहर, ठीक है, गर्म होके ऊपर चली जाएगी, मतलब यहाँ कन्वेक्शन हो रहा है। बट इन द केस ऑफ द सेकेंड केस, यहाँ पे हीटेड सरफेस नीचे है, हीट, तो यहाँ पे एयर आएगी और यहाँ स्टक हो जाएगी, क्योंकि हाइट यहाँ पे जाने के लिए जगह नहीं रहेगा। इसका मतलब स्लोली स्लोली आगे बढ़ेगी, ठीक है, स्पेस नहीं है ना यहाँ पे। तो यहाँ ड्यू टू द कंडक्शन होगा। अब कंप्लीटली कंडक्शन नहीं होगा, इसमें कंडक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा एयर का भी। समझ पा रहे हो नहीं? जैसे ये देखो, जैसे एक डायग्राम होता है, मतलब अगर आप समझते हैं कंडक्शन इन गैसेस तो बनाते हैं डायग्राम ऐसा ना, एक प्लेट, दो प्लेट्स लेते हैं, इसको हीट करते हैं ऊपर वाले को, इसको हीट कर देंगे, इसको लो टेम्परेचर पर रख देंगे। ओके, तो ये हीटेड यहाँ पे हो जाएगा। और अब अगर हीट का ट्रांसफर नीचे होना है तो ये थ्रू कंडक्शन होगा, क्योंकि एयर तो गर्म हो गई है, डेंसिटी कम हो गई तो वो नीचे जाएगी नहीं, तो थ्रू कंडक्शन होना ही पड़ेगा। मतलब एयर अगर डेंसिटी कम हो गई तो ऊपर उड़ने का ट्राई करेगी ना, तो ऊपर उड़ने की जगह है नहीं। वही बात पीछे हो गई थी कि उस वाले में कि हीट सरफेस नीचे था, तो डेंसिटी कम होने की वजह से हीट एयर बाहर तो जाना चाह रही थी लेकिन जा नहीं पाई, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंट है। ओके, तो आंसर भी सही है, रीजन भी सही है इसका, थर्ड का ए हो जाएगा। ट्राई क्वेश्चन नंबर 4। देखो जो क्वेश्चन नंबर है इसमें बोला गया रेनॉल्ड नंबर मैचिंग करानी, तो सबसे पहले रेनॉल्ड नंबर आप देख लेंगे। रेनॉल्ड का क्या होता है फॉर्मूला, रो बी डी अपॉन म्यू, और यहाँ पे आप ढूंढ लो आप सिंपली। तो फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें फ्लो वेलोसिटी, पाइप डायमीटर एंड कैंटिंग विस्कोसिटी दे दिया है। तो कैंटिंग विस्कोसिटी इसको नीचे लेके ले जाओ आप, तो यही कैंटिंग विस्कोसिटी होती है ना, कैंटिंग विस्कोसिटी इक्वल टू म्यू बाई रो होता है। तो ए का 4 हो गया, ए का 4 हो गया, तो बी आपसे फिर चेक करेंगे। प्रांटल नंबर, प्रांटल नंबर फॉर्मूला क्या होता है, म्यू सी पी बाई के। तो ये थर्ड में हीट कैपेसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ओके,
तो बी का 3 हो गया, तो 4 एंड 3 बस एक ही ऑप्शन में है बी में, तो यही आंसर हो जाएगा। ट्राई क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पे बात की गई है कि कोई लैमिनार फ्लो है, लैमिनार फ्लो है, वो फ्लैट प्लेट पे मूव कर रहा है, ओके, फ्लूइड मूव कर रहा है। तो इसे पूछा गया है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखते हो इसको हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, तो उसका उसके एवरेज से क्या रिलेशनशिप होगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का एवरेज और प्लस इसका रिलेशनशिप, मतलब इसको अगर हम अगर एच इजकल टू एक्स इक्वल टू एल कह दें और इसको हम एच एवरेज कह दें टोटल वाले को, तो इसका रिलेशनशिप क्या होगा। तो सिंपली रिलेशनशिप निकल के आती है इसकी, ये निकल के आती है, ठीक है, इसको आप याद कर लो, एच एवरेज इक्वल टू 2 टाइम एच ऑफ एक्स इक्वल टू एल पे, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए। फिफ्थ का डी, 6 ट्राई कीजिए। देखो इस क्वेश्चन बोला गया है कि आपको हीट एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो सिंपल यार कि अब जितना हीट टोटल टोटल लॉस हो रही है, तो एच एच ये हो गया, ये आपका ये हो गया इंटू डेल्टा टी, एच डेल्टा टी कर दो आप एवरेज में, इसके बाद इंटीग्रेट कर दो भाई यार, टेकिंग स्ट्रिप, एक स्ट्रिप ले लो पूरे बार में डी एक्स की, इसको इंटीग्रेट कर दो बस, एच बी डी एक्स डेल्टा टी। तो इस सॉल्व आउट करने पे डेल्टा एच एवरेज इक्वल टू 1/L एच एवरेज एच डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन आपका है, सॉरी सी में ऑप्शन 1/L नीचे आना चाहिए ना, ओके। 6 का C7 ट्राई कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, इसमें मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या होना चाहिए आंसर, लेकिन इन्होंने जो आंसर दिया हुआ उसमें बोला गया कि, तो ये तो पता है कि हीटिंग हो या कूलिंग हो, डायग्राम सेम ही होगा, बट गैस हीटिंग, गैस क्यों नहीं होगा ये पता नहीं चल पा रहा है मुझे, ओके। गैस क्यों नहीं होगा, तो आप लोग बताइएगा अपने हिसाब से अगर आपके पास रीजन हो तो। और यहाँ पे जो दिया हुआ आंसर 7th का ए दिया हुआ है, ओके। ट्राई क्वेश्चन नंबर 8।
तो टर्बुलेंट फ्लो है और उसमें सिलेंडर का डायमीटर डी है। इसमें पूछा गया कि एच जो है किस पे डिपेंड करेगा। ओके, नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा है हमारा। तो सिंपल सी बात है, अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो एन की वैल्यू 1/3 होगी। देन नसेल्ट नंबर इक्वल टू सी इंटू जी आर, ग्रासोप नंबर इंटू प्रांटल का पावर एन। तो एन की वैल्यू 1/3 आप रखोगे, जी आर की वैल्यू रखोगे, ग्रासोप नंबर की वैल्यू ए होगी, जी बी डेल्टा टी एल क्यूब अपॉन म्यू स्क्वायर। ओके, तो पावर 1/3 तो 1/3 से कट गया, बचेगा एल ओनली, एल बचेगा ना। तो यहाँ पे एच एल सी बाई के नसेल्ट नंबर की वैल्यू होती है एच एल सी बाई के, तो एल से एल कट जाएगा, तो एल एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल, मतलब एल जो था वो करेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट था, करेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट था। देन एच विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ डी, डी से कोई डिपेंडेंसी नहीं रह जाएगी, तो 8th का ए हो जाएगा। ओके, और जो 9th नंबर है वो क्वेश्चन वो सिलेबस में नहीं है हमारे, वो मास ट्रांसफर की बात की गई है, उसका मैं आंसर दे दे रहा हूँ, 9th का बी आंसर है। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 10th। ये डायग्राम देख लो यार, इसको मैचिंग कराना है, ठीक है, मैच कराओ इसे। इसको छोटा कर दे रहा हूँ मैं, जिससे कि ऑप्शन दिखने लगे। देखो, इस क्वेश्चन में बात की गई है, इसको मैचिंग करानी है बस हमें। तो ये देख रहे हो आप, ये जो डायग्राम बनता है ऐसे वाला, ये कब बनता है? इन द फोर्स फ्लो। जब फोर्स फ्लो हो रहा होता है तब वेलोसिटी डायग्राम ऐसा बनता है, नेचुरल में नहीं बनता, ठीक है। तो ए का 3 हो गया, ए का 3 होते ही ये ऑप्शन गया, ये गया, तो बी और सी का, बी का 2 और सी का 1 ऑटोमेटिकली सेट हो गए दोनों, ठीक है। अब बचता है डी, डी में हमारे पास ऑप्शन है 4 एंड 5, डी के लिए 4 एंड 5। तो अब देख लो यहाँ पे, ये सिंपल जो पाइप के एंट्रेंस पे ऐसा डायग्राम बनता है, ठीक है, वेलोसिटी का। तो हो जाएगा 5 एंट्रेंस, सी का डी का 5 हो गया, ठीक है। देन सी का 10 का डी हो जाएगा। ये पता नहीं वेलोसिटी डायग्राम है कि नहीं, लेकिन ऐसा ही बनता है कुछ डायग्राम, मेनली बनता तो ऐसे है अगर आप देखोगे तो। ये लेकिन फुल्ली डेवलप्ड फ्लो में होता है ऐसा। ओके, 10th का डी हो गया। ट्राई क्वेश्चन नंबर 11th। सॉरी, 10th का ए हुआ, 10th का ए हुआ, सॉरी 10th का ए, 11th करिए। तो सिंपल क्वेश्चन है कि आपको नसेल नंबर दिया हुआ है और बोला गया है कि एच की वैल्यू निकालनी है। तो नसेल नंबर बताया आपको कि एच एल सी बाई के होता है, और एल और के की वैल्यू तो दी है। एच एल आपका ये दिया हुआ है, मतलब कि करेक्टरिस्टिक्स लेंथ कांस्टेंट, एंड के जो है ये दिया हुआ, सिंपली वैल्यू पुटअप कर दो, क्या आंसर आ जाएगा 7.5, ठीक है। 11th का ए। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 12th। 12th जो है रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, उसको छोड़ते हैं। 13 नंबर ट्राई कीजिए।
देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है 2v हो गई है, डाया जो है हाफ हो गया है, इतना बताया गया, ठीक है 13 नंबर क्वेश्चन में। ओके, देन हम नसेल्ट नंबर का फॉर्मूला जानते हैं कि नसेल्ट नंबर होता है लैमिनार फ्लो इन पाइप के लिए के इंटू आर की पावर 1/2, प्रांटल का पावर 1/3। ओके, तो रिनॉल्ड नंबर क्या होता है, रो वी डी अपॉन म्यू, तो वी डी, ठीक है, यहाँ वी डी आपको मिल गया, यहाँ पे एक डी यहाँ पे मिल गया ऐसे, बस इसी का वेरिएशन देखना है हमें। तो वी हमारा डबल हो रहा है, डी हाफ हो रहा है, यही हो रहा है ना, तो वी डी सेम रह जाएंगे, कट के 1 हो जाएगा, ये आप काट दो, बचा यहाँ पे डी। अब डी को हम इस साइड लेके चले आएंगे तो एच जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी के, तो डी जो है हाफ हो रहा है तो एच डबल हो जाएगा। ओके, 13 का ये हो गया, समझ गया ना ये कि डी को हम यहाँ से उठा के नीचे लेके चले गए, तो एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी हो गया, तो बस उसी से रिलेशन निकाल लिया हमने। अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 14। देखो यहाँ नसल नंबर का वेरिएशन पूछा है विद ग्रासहोफ नंबर इन नेचुरल कन्वेक्शन, ठीक है, तो नेचुरल कन्वेक्शन में जो फॉर्मूला होता है ये होता है, नसल नंबर इज फंक्शन ऑफ ग्रासहोफ नंबर एंड प्रांटल का पावर n, तो n जो होता है 1/3 होता है फॉर टर्बुलेंट एंड 1/4 होता है फॉर लैमिनार, तो वही इक्वेशन बस लगा देनी है कि 1/4 फॉर लैमिनार, 1/3 फॉर टर्बुलेंट, तो आंसर हो जाएगा सी 14 का। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 15। देख लो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो प्रांटल नंबर का। प्रांटल नंबर देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रांटल नंबर एक सिंगल प्रॉपर्टी इन द कन्वेक्शन जो कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और जो भी है एच है ये सब फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं होती, इट इज़ अ जो हीट है वो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, वो प्रॉपर्टी होती है दोनों जहाँ जिसके बीच कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, न्यू जैसे वो जैसे अगर एच को आप देखना चाहोगे तो वो फंक्शन होता है वी डी रो म्यू सी पी के, ठीक है, वी वेलोसिटी, डी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कांस्टेंट, रो डेंसिटी, सी पी हीट कैपेसिटी, काफ़ी देखी ना आपने। और अगर आप नेचुरल कन्वेक्शन देखोगे तो एच जो होता है फंक्शन होता है आपका जी बी डेल्टा टी एल रो म्यू सी पी के, इतने का फंक्शन होता है, ठीक है, तो आप वो समझ गए। और जो प्रांटल नंबर जो होता है आपका वो रेशियो होता है काइनेटिक विस्कोसिटी एंड अल्फा। तो काइनेटिक विस्कोसिटी जो है वो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो ये होता है मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, ठीक है, और जो अल्फा होता है वो थर्मल डिफ्यूजिविटी है। ओके, इतना समझ गया ना, इसका रेशियो है, इसका फॉर्मूला हमारा बनता है फाइनली म्यू सी पी बाई के। ओके, और प्रांटल नंबर ही रेशियो है आपका थर्मल बाउंड्री लेयर, सॉरी हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर एंड थर्मल बाउंड्री लेयर का रेशियो है, क्योंकि आप देख रहे हो ना यहाँ मास का डिफ्यूजन दिखाया जा रहा है, यहाँ पे थर्मल हीट का डिफ्यूजन दिखाया जा रहा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे मास हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर में मास का डिफ्यूजन होता है और थर्मल बाउंड्री लेयर में हीट का डिफ्यूजन होता है, ठीक है, तो वही रेशियो दिखा दिया गया है। अब देखो सिंपल कॉमन सेंस लगाओ, अगर प्रांटल नंबर मोर देन 1 होता है तो डेल्टा एच बी एल हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर ज़्यादा होगा ना, तभी तो मोर देन 1 होगा, और इक्वल टू 1 हो गया तो दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों की जो बाउंड्री लेयर है,
बाउंड्री लेयर थिकनेस तो लोग सेम हो जाएगी ना। और अगर लेस देन 1 हो गया इसका मतलब थर्मल बाउंड्री लेयर ज़्यादा हो गया है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, 5-6 बार आगे रिपीट होगा, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया इसे। तो 50 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, वही बोला गया कि प्रांटल नंबर 1 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर प्रांटल नंबर लेस देन 1 है इसका मतलब थर्मल वाला ज़्यादा हो गया है। अगर प्रांटल नंबर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर वाला ज़्यादा हो गया है। ओके, तो तीनों ही सही है एक तरीके से, तो डी आ जाएगा आंसर। आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 16 अब। दो, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर कहीं फ्लो हो रहा है तो नसेल्ट नंबर जो है वो लैमिनार के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा 0.332 रिनॉल्ड के पावर 1/2 एंड प्रांटल के पावर 1/3, याद कर लो 1/2 1/3। और अगर आप टर्बुलेंट में जाओगे, टर्बुलेंट में तो जो नसेल्ट नंबर है वो आपका पावर हो जाएगा 0.8 रिनॉल्ड का पावर और प्रांटल का पावर n होगा। ठीक है, और n की वैल्यू अगर हीटिंग हो रही होगी तो 0.4 हो जाएगी और कूलिंग हो रही होगी 0.3 हो जाएगी। ओके, इतना ही कॉन्सेप्ट है। देन नसेल्ट नंबर के बारे में पूछा गया, सिंपल आपको दिख गया होगा अब तो कि इन द केस ऑफ लैमिनार इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ 1/2 एंड सेकेंड इन द केस ऑफ 0.8, मतलब ये वाला ऑप्शन बी वाला। ठीक है, 1/2 एंड 0.8, तो 16 का बी हो गया। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 17। 17 हमारे सिलेबस में नहीं है, वो मास ट्रांसफर के बारे में होगा क्वेश्चन। 18 ट्राई कीजिए। देखो जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि ऑल द एनालिसिस इन द हीट ट्रांसफर इन द केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंटल डाटा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम टर्बुलेंट फ्लो में बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ईडीज क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस, मतलब समझ रहे हो, बहुत मिक्सिंग होती रहती है, तो वहाँ पर डाटा कलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए एक्सपेरिमेंटल जो डाटा हमें मिलता है उसमें अप्लाई करते हैं। ओके, तो 18 का ए है, मतलब सेशन भी सही है, रीजन भी सही है। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, पीछे मैंने एक चीज़ बता दी थी कि ये जो इक्वल लिख दिया था ना वो हल्की सी उसमें एरर है। फॉर्मूला देख लो, मैंने पीछे थोड़ा हल्का सा मिस्टेक सर्च कर दिया है। जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है प्रांटल का पावर 1/3 इक्वल टू हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर ऑफ HBl अपॉन TBl, मतलब थर्मल बाउंड्री लेयर और हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर। ओके, तो यहाँ पे PR की वैल्यू 1 आ गई है, इसका मतलब हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर और थर्मल बाउंड्री लेयर दोनों का जो
वो है थिकनेस सेम हो जाएगा। ओके, मतलब थिकनेस पहले का 0.5 तो 0.5 ही रह जाएगा दूसरे वाले केस में भी। 19 का बी। और 20 को नंबर क्वेश्चन है वो रिपीटिशन है, क्वेश्चन नंबर 16 का, उसका आंसर दे दे रहा हूँ। 20 का बी, 21 ट्राई कीजिए। देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि ये डाटा दिया और पढ़ लिया होगा, और इसको सॉल्व मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं आता है पहली बार। ये आप एससी मेंस की प्रिपरेशन करोगे ना जब, तो वहाँ पढ़ाया जाता है, आप वहाँ पढ़ना पड़ता है, वहाँ जरूरत पड़ती है इसकी, और कहीं जरूरत तो नहीं पड़ती है रिड्यूस वाले की। तो सिंपली इसका बता दे रहा हूँ मैं आंसर, कि जो जी बी डेल्टा टी है, जी बी डेल्टा टी वो होता है इक्वल टू ग्रासहोप नंबर, सॉरी ग्रासहोप नंबर अपॉन रेनॉल्ड का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी से हम फाइंड आउट करते हैं फ्लो नेचुरल है या फोर्स्ड है। अगर ग्रासहोप अपॉन रेनॉल्ड की वैल्यू, हाँ इसी से फाइंड आउट करते हैं, अगर मोर देन 1 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा नेचुरल कन्वेक्शन, और अगर लेस देन 1 है तो ये हो जाएगा फोर्स्ड कन्वेक्शन। ओके, इतना याद कर लो। मिलिए, ये इसी के लिए ड्राइव करते हैं हम लोग, इसी चीज़ के लिए। अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 22। देखो, ये फॉर्मूला मैंने पीछे डिस्कस किया था अभी ना, कि नसेल नंबर का वेरिएशन, नसेल नंबर फॉर टर्बुलेंट और लैमिनार दोनों को डिस्कस किया था। तो सिंपल सी बात है, मैंने टर्बुलेंट फॉर्मूला ही लिखा हुआ था, और एन की वैल्यू मैंने बताई थी आपको कि एन की वैल्यू 0.3 होगी फॉर कूलिंग एंड एन की वैल्यू 0.4 होगी फॉर हीटिंग। यार सिंपल ऐसे याद कर लो ना, कि अगर हीटिंग हुई ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, कूलिंग में कम होगी, और वही केस वहाँ लगा देना जब निकालना नसेल नंबर फॉर नेचुरल में भी। अगर टर्बुलेंट है मतलब तेज़ी से काम करेगा, मतलब 1/3 एन का पावर हो जाएगा, पावर एन एन 1/3 हो जाएगा। और लैमिनार अगर है तो चीज़ें धीरे धीरे होंगी तो पावर 1/4 हो जाएगा। मतलब ऐसे चीज़ें रिलेट कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आप रटोगे कि 1/3 हीटिंग के लिए ये कूलिंग के लिए, तब थोड़ा एग्जाम में भूलने की दिक्कत रहती है। अगर हल्का सा रिलेट कर लोगे, और रिलेट कर लोगे हल्का सा, तो याद रह जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, आपका तो कौन सा आंसर हो गया इसमें से? आर, ए की वैल्यू 0.8 है, सॉरी ए की वैल्यू 0.8 है ना, हाँ सही है, सी ऑप्शन है। ठीक है, 22 का सी। ट्राई कीजिए 23 नंबर। देखो, ये जो क्वेश्चन है 23 नंबर, हल्का सा मतलब कम लोग पढ़ते हैं ये वाला टॉपिक। जो रिनॉल्ड कॉल्बर कॉल्बर्न एनालॉजी थी ना, उससे क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। तो सिंपल मैं ही डिराइव करता हूँ। देखो, जो स्टैंडर्ड नंबर होता है ना, वो नसेल नंबर का में डिराइव करते हैं, डिवाइड करते हैं हम लोग रिनॉल्ड और प्लानेटल से। तो ये जब डिवाइड करते हैं ये आता है हमारा निकल के, सॉरी ये आता है निकल के,
ये निकल के आएगा हमारा। ओके, तो और जो ये वैल्यू होती है, ये होती है ड्रैग कोफिशिएंट की वैल्यू, मतलब एट अ पॉइंट अगर एवरेज निकालेंगे तो हाफ ऑफ ड्रैग कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके, और यहाँ बोला क्या है इन्होंने कि अकॉर्डिंग टू द रेनॉल्ड एनालॉजी फॉर द प्रानेटल नंबर इक्वल टू यूनिटी, मतलब प्रानेटल नंबर की कोई यूनिटी कर दिया, इसका मतलब ये हटा दो आप, 1 हो गया वैल्यू है। द स्टैंडर्ड नंबर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द फ्रिक्शन फैक्टर, ये फ्रिक्शन फैक्टर हाफ नहीं होगा, इट इज हाफ ऑफ द ड्रैग कोफिशिएंट। ओके, फ्रिक्शन फैक्टर अलग चीज़ हो जाएगी, वो F18 हो जाएगा। ओके, तो ये गलत दिया उन्होंने इसको, 23 का डी। लेकिन देखो कुछ हो सकता है ना, कुछ एग्जाम्स में इसको सही मान लें, क्योंकि कहीं कहीं वो हल्का सा वो लगा देंगे कि एग्जामिनर का परसेप्शन था, वो कहना वही चाह रहा था लेकिन उसने लिख ये दिया। अगर यूपीएससी वाले होंगे तो नहीं मानेंगे, देखना वो ए दे देंगे इसका आंसर। ओके, लेकिन अगर कोई और एग्जाम होता है जैसे पीएससी का, तो वहाँ से लड़के क्लेम करके सही करा लेंगे। ठीक है, और यूपीएससी होगा तो फिर सही नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी ने जो कह दिया, उन्होंने जो कह दिया तो हो गया, वो नहीं मानते किसी की बात। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 24। देखो, जो ये क्वेश्चन नंबर है वो लग गया कि नसेल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। तो नसेल नंबर जो है किसका वो होता है, बताओ क्या होता है। नसेल नंबर इज द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टेंस या थर्मल रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाई फ्लूइड अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाई फ्लूइड। ठीक है, बाई कन्वेक्शन, सॉरी, ऊपर थर्मल रेजिस्टेंस प्रोवाइड बाई कंडक्शन और नीचे होता है थर्मल रेजिस्टेंस प्रोवाइड बाई कन्वेक्शन। तो सिंपल सी बात है कि अगर फ्लूइड है तो उसमें ड्यू टू द कंडक्शन जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा ही होगा, क्योंकि उसकी के की वैल्यू बहुत कम होती है, और जो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, फ्लूइड में कंडक्शन कहाँ हो पाता है, तो के थर्मल कंडक्शन बहुत, थर्मल रेजिस्टेंस ड्यू टू द कंडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। ये समझ पा रहे हो आप, या अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ये समझने का तरीका और है कि जो के ऑफ फ्लूइड नीचे रहता है एनर्जी, अगर नसेल नंबर लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ के नीचे फ्लूइड रहता है, बायोट नंबर अगर लिखते हैं तो वहाँ के सॉलिड रहता है। ओके, तो के फ्लूइड तो कम होता है आपका, तो सिंपल सी बात है के फ्लूइड कम होता है और एच ऑफ फ्लूइड ज़्यादा होता है, तो सिंपल सी बात है एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ओके, अगला जो रीजन क्या दिया उन्होंने, नसेल नंबर इज द रेशियो ऑफ टू थर्मल रेजिस्टेंस, one of thermal resistance which is due to which would be offered by the fluid, it was stationary and other the fluid resistance associated with the convective। हाँ सही है, वही जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है इन्होंने। ओके, अच्छे शब्दों में। तो 24 का ए हो जाएगा, 25 करिए। जो 25 नंबर क्वेश्चन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का है, अगर आप ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात करें नेचुरल कन्वेक्शन की, और जो नेचुरल कन्वेक्शन जो एच होता है ना वो डिपेंड करता है आपका जी बी डेल्टा टी एल, ठीक, रो म्यू सी पी के। ठीक है, तो जो एल जो आ रहा है ना, ये एल का इफेक्ट आएगा, एल और यहीं भी एल चेंज कर रहे हैं, एल का इफेक्ट एच में पक्का आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने जिस तरीके से क्वेश्चन दिया उसमें एल को एक कंसिडर नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। और मैंने कंसिडर किया भी था तो कोई ऑप्शन मैच कर नहीं रहा था, तो हम सिंपली एल को नेगलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और हल्का सा कॉमन सेंस चाहिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, मतलब कॉमन सेंस नहीं, इसे कॉमन सेंस नहीं कर सकते, इसे हम कहेंगे कि एक्सपीरियंस, कि अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही तो आपको हल्का एक्सपीरियंस आपको लगाना है और अज्यूम करना है कि वो क्या पूछना चाह रहे थे। ठीक है, तो सिंपली अगर हम इसका एच इफेक्ट नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा फालतू का, और सारा डाटा हमारे पास है भी नहीं, देन हम लोग इसको बस सिंपली कर देंगे कि जो ए एच तो सेम रह जाएगा, डेल्टा टी से मतलब सेम रहेगा नहीं, इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। ओके, तो हम बस एरिया को वेरी करा देंगे ड्यू टू द एच। ठीक है, तो 8 ट्रांसफ़र हो रहा था जब 32 था एरिया, मतलब एल 32 था। अब कब 1 ट्रांसफ़र होगा उसके लिए एल निकालना है, तो 8 से ये कर दो तो 4 आ गया, 320 था तो 40 आ जाएगा। ठीक है, एल 40 आ जाएगा। ये कंप्लीटली करेक्ट नहीं है सोल्यूशन, क्योंकि एच में एल का इफेक्ट आएगा ही आएगा। मैंने बताया ना, एच आपका डिपेंड करता है रो जी बी डेल्टा टी एल रो म्यू सी पी के, 8-9 चीज़ों पर डिपेंड करता है एच इन द केस ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन। ओके, 25 हो गया। 25 का आपका इसी हिसाब से सी दिया है आंसर इन्होंने, और दोनों बुक मैंने 2 बुक मैंने वेरीफाई करा है, दोनों में यही आंसर दिया हुआ था। 26 ट्राई कीजिए। देखो, यहाँ सिंपल क्वेश्चन है कि यहाँ पे नस्ल नंबर की बात की गई है और उसका वेरिएशन पूछा गया है। तो आपको सिंपल फॉर्मूला मैं कई बार बता चुका हूँ आपको पीछे, कि नस्ल नंबर जो होता है फंक्शन होता है जी आर पी आर का, मतलब ग्रासहोपर और प्रांटल नंबर का पावर एन। एन जो होता है वह डिपेंड करता है लैमिनार है या टर्बुलेंट है। यहाँ पर लैमिनार केस है तो एन की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। ओके, तो n/4 हो जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पे हमें वेरिएशन देखना है वो डेल्टा टी के साथ, तो हम बस इसको पिकअप कर लेंगे डेल्टा टी को और सबको छोड़ देंगे। तो डेल्टा टी की पावर 1/4 के साथ वेरी करेगा नस्ल नंबर, तो बस इसको यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो 48 तब था जब 160 डिफरेंस था, और नस्ल नंबर पूछा हुआ है जब डिफरेंस 10,000 रह जाएगा, तो 30 हो गया ना यहाँ पे, 30 और 20 में 10 का डिफरेंस हुआ। तो उसे हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर सी आ जाएगा, 26 का सी। 27 ट्राई कीजिए। देखो, ठीक है, तो अब क्वेश्चन सिंपल ही आएंगे आगे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो, ये फोर्स कन्वेक्शन सिंपल बात में क्या लगेगा, रेनॉल्ड लगना है, पाउंडर लगना है। तो ए का 2 हो गया, ए का 2 हो गया, और फिर नेचुरल पूछा हुआ, नेचुरल में रेनॉल्ड गायब हो जाएगा, ग्रासोप आ जाएगा। तो बी में ग्रासोप एंड पाउंडर नंबर, बी का 4 हो गया, ए का 2 बी का 4 होता है, एक ही ऑप्शन बस यहाँ पे है ऐसा वाला, तो सी आंसर हो गया 27 का। ठीक है, ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 28। तो वहाँ से मिला लेते हैं, 21 है ना, 21 डी सी सही आंसर। ट्राई कीजिए क्वेश्चन 28। 28 जो है रिपीटिशन क्वेश्चन नंबर 15 का,
ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 29। देखो जो 29 क्वेश्चन नंबर है उसमें बोला गया कि हमें हीट फ्लक्स सॉरी हाँ, इसमें हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना है फॉर द यूनिफॉर्म हीट फ्लक्स एंड यूनिफॉर्म वॉल टेम्परेचर। तो सिंपल फॉर्मूले पता है उसके लिए कि एच एल सी बाई के इन द पाइप फॉर यूनिफॉर्म हीट फ्लक्स के लिए 4.3 होता है और फॉर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 3.66 होता है। और यहाँ पर के की वैल्यू दी हुई है और एल की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। फ्लो लैमिनार है, इससे हम जान गए 1500 है तो एल के कांस्टेंट है, सेम रहेगा। तो जो कांस्टेंट हीट वाला है उसकी वैल्यू एच की वैल्यू ज़्यादा होगी और कांस्टेंट टेम्परेचर वाले की एच की वैल्यू कम होगी। तो ऐसा बस एक ही ऑप्शन यहाँ पे है, ये वाला, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा आपका 29 का। तो एच देखो, एच समझ गया ना कि एच यहाँ पे एच ज़्यादा है, ये एच ज़्यादा होगा, यहाँ पे एच कम होगा क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। और ये तो कांस्टेंट ही है एल बाई के। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 30। देखो यहाँ पे सिंपल से समझ लो कैसे करना है क्वेश्चन को। जैसे मान लो कोई पाइप मान लो आप, ये पाइप है, ठीक है। ये नहीं कैसे समझाओ, ये मान लो पाइप है, ठीक है। ये क्रॉस पाइप का है, इससे पास हो रहा है। तो इस टोटल का एरिया ले लो आप, पाई आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। तो ये वॉल्यूम निकल के आ गया। इसमें फिर रो से मल्टीप्लाई कर दो, मास आ जाएगा। फिर सी से मल्टीप्लाई कर दोगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी सिस्टम की। और टी से मल्टीप्लाई कर दोगे, एनर्जी आ जाएगी, हीट आ जाएगी टोटल, ठीक है। एम सी पी टी, ओके। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा हुआ है, यहाँ रो से मल्टीप्लाई कर दो, ये पाई आर स्क्वायर इंटू यू इंटू टी इंटू रो, और यहाँ सी एक और लगा दो। टोटल हीट निकल गया। ये एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग, एवरेज, ठीक है। फिर उसके बाद हमें निकालना है इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में। तो इंटीग्रेशन फॉर्मेट क्या करेंगे हम, 2 पाई आर, एक 2 पाई आर का सर्कल ले लेंगे, उसे डी आर से आगे बढ़ा देंगे। तो 2 पाई आर इंटू डी आर, ये आपका एरिया हो गया। और उस उतने एरिया में मान लेंगे वेलोसिटी यू आर है, यू आर, ठीक है। तो 2 पाई आर डी आर इंटू यू आर, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, 2 पाई आर यू आर इंटू डी आर, ठीक है। डी आर इंटू यू आर, यू आर आपका यू का रिलेशनशिप है। और इसमें रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका मास आ जाएगा, इंटू सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हीट कैपेसिटी आ जाएगी सिस्टम की, इंटू टी आर, मतलब जो टी टेम्परेचर का वेरिएशन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका हीट आ जाएगा टोटल, ओके। इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इससे इक्वल कर देंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे।
और इक्वल करके हम लोग बस सॉल्व कर देंगे इसे। तो रो पाई और सी, रो पाई सी कैंसिल आउट हो गया एंड सॉल्व करने पे आएगा हमारा सिंपल, यहाँ पे आर बच रहा है, 2 बच रहा है, 2r u t इंटू डी आर अपॉन आर स्क्वायर यू एम, यू एम जो है यू मीन है, ये समझ गया ना। तो बस यही आंसर आ जाएगा हमारा। ये इंटीग्रेशन वाला यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लग जाएगा यहाँ इंटीग्रेशन का। ओके, देन हमारा आंसर हो गया डी नंबर, 30 का डी। 31 ट्राई कीजिए। दो इसमें एक क्वेश्चन ईजी है, आपको मैक्सिमम पता ही होगा। बस दिक्कत यहाँ पे आ रही होगी मास ट्रांसफर के लिए, तो इसके लिए आप याद कर लो शेयर बोर्ड नंबर। ठीक है, बस शेयर बोर्ड नंबर मास के लिए याद कर लो, ये हर जगह ऑप्शन में आएगा, तो बस आप मैच करा देना। एक कभी बार पूछ लेते हैं पीएससी एग्जाम में। तो आपको क्या पता है देख लो पहले। फोर्स कन्वेक्शन पता है तो रिनॉल्ड्स से मिला दोगे, ए का 1 से मैच हो गया, सॉरी ए का, हाँ ठीक है, ए का नहीं यार बी का, सॉरी कुछ गलती हो गई यहाँ पे, बी का 1 से मैच हो रहा है, बी का 1 से मैच हो गया। ठीक है, देन आपको पता है फ्री के बारे में पता है, इसको मिला दोगे ग्रासहोप से, तो सी का 5 मैच कर गया। तो ऐसा ऑप्शन बस एक ही है, ये रहा। ओके, और डी ट्रांजिएंट कंडक्शन, तो बायोट और फोरियर नंबर उसमें आता है, तो डी का 4 हो गया। अब ये ध्यान दो, ट्रांजिएंट वाले में बायोट एंड फोरियर दोनों नंबर आते हैं, और फोरियर जो होता है डायमेंशनलेस टाइम देता है, पीछे हमने पढ़ा चैप्टर में ना, अल्फा टी अपॉन एल सी स्क्वायर। इसमें लोग दिक्कत होती है, बहुत कम लोग याद रखते हैं, याद रख लो आप। ठीक है, बायोट तो पता ही आपको, बायोट तो पता ही आपको एच एल सी वाई के सिंपल है, और के जो होता है बायोट में वो सॉलिड का होता है। तो बी का इतना मैच कर गया ना, तो इतना मैच करने पे बी ऑप्शन हमारा मैच आ गया। तो बस एक चीज़ आपको सीखनी है कि मास ट्रांसफर के लिए शेयरवुड नंबर होता है। ठीक है, मास ट्रांसफर के लिए शेयरवुड नंबर, और ट्रांजिएंट कंडक्शन में बायोट भी होता है, फोरियर भी होता है। लेकिन आप एक ध्यान दो कि जहाँ बायोट दिया रहेगा वहाँ फोरियर नहीं दिया रहेगा, जहाँ बायोट फोरियर दिया रहेगा वहाँ बायोट नहीं दिया रहेगा, इन द मैचिंग केसेस। तो कन्फ्यूज नहीं होना उसमें। 31 का बी हो गया। ट्राई 32 नंबर जो क्वेश्चन है वो रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 22 का, तो मैं इसका आंसर दे दे रहा हूँ सीधे, 32 का सी आंसर है। ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 33। देखो जो क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला गया कि रेनॉल्ड नंबर बहुत हाई है, ठीक है, और प्रांटल नंबर बहुत कम है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 हो गया है। इससे अभी बस बताना ये चाह रहे हैं ना कि प्रांटल नंबर आपको लेस देन 1 है, बस इतना बताना चाह रहे थे पूरे स्टेटमेंट से।
जैसे रिनॉल्ड नंबर आप मान लो 1800, प्रांटल नंबर कितना मानोगे कि लेस देन 1 होगा बताओ? सिंपली 0.0001 मान लो आप, ठीक है। और जो इससे जो प्रांटल नंबर हमारा क्या होता है, दैट स्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर एंड थर्मल बाउंड्री लेयर। ओके, तो फॉर्मूला में बताइए कि प्रांटल नंबर का पावर 1/3 इक्वल टू द रेशियो ऑफ हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री थिकनेस एंड थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो सिंपली अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो इसकी ये वैल्यू या तो बहुत कम होगी या तो फिर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ देख लो, या तो ये बहुत कम हो या ये बहुत ज़्यादा हो थर्मल वाला। विस्कस, तो बी ऑप्शन में जो दिया हुआ है कि विस्कस बाउंड्री लेयर थिकनेस इज लेस देन द थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस, यही बस दिखाना चाह रहे हैं लोग कि और 1 से कम है तो क्या इफेक्ट आएंगे। ओके, समझ गया ना इसका मतलब कि जैसे मान लो ये इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका पावर 1/3 लोगे तो 0.1 आ जाएगा प्रांटल नंबर का पावर 1/3 0.1 हो जाएगा। तो सिंपली थर्मल बाउंड्री लेयर ज़्यादा है या फिर हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर कम है, कंपेरिजन की बात की गई है बस। तो बी आंसर हो जाएगा इसमें 33 का बी। 34 नंबर रिपीटेशन है क्वेश्चन नंबर 31 का, तो कर लीजिएगा अपने आप, मैं आंसर दे रहा हूँ इसका 34 का। 34 का आंसर आपका बी है। ट्राई कीजिए 35 नंबर। ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नसेल नंबर 4.36 है, तो ये होता है कांस्टेंट हीट फ्लक्स के लिए फॉर इन पाइप फ्लो लैमिनार फ्लो, ठीक है, 3 कंडीशन होती हैं, लैमिनार फ्लो, पाइप फ्लो और कांस्टेंट हीट फ्लक्स। तो कहाँ पे ऐसा मिल रहा है, लैमिनार फ्लो एंड कांस्टेंट हीट फ्लक्स, ये रहा डी 35 का। और यहीं अगर 3.66 दिया रहता है, इसका मतलब होता है कि लैमिनार फ्लो, पाइप फ्लो, बट टेम्परेचर कांस्टेंट वाला जो फ्लो है उसे कहेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट वाला हीट ट्रांसफर। ओके, 36 ट्राई कीजिए। जो स्टैंडर्ड नंबर है वो हमने कैसे निकाला था, नसेल्ट अपॉन रिनॉल्ड इंटू प्रांटल करके निकाला था ना। तो इक्वेशन तुम्हारी यही थी, C इंटू आर ई का पावर 1/2 प्रांटल का पावर 2/3। तो सिंपल सी बात है, ये फोर्स कन्वेक्शन में हम लोग यूज किया था हम लोगों ने, फोर्स कन्वेक्शन में इन द लैमिनार फ्लो। तो फोर्स कन्वेक्शन कहाँ पे, एक ही में है बस फोर्स कन्वेक्शन, ए 36 का ए हो जाएगा। 37 नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। 38 नंबर ट्राई कीजिए। देखो ये भी डिस्कस कर चुके हैं यार, काइनेटिक विस्कोसिटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी का रेशियो क्या होता है। प्रांटल नंबर मैंने पीछे समझाया था आपको ना, प्रांटल नंबर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मोमेंटम डिफ्यूजिविटी एंड या तो काइनेटिक विस्कोसिटी आप कह लो उसको, मोमेंटम काइनेटिक विस्कोसिटी एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी, मतलब म्यू और अल्फा। ओके, प्रांटल नंबर होता है। पीछे का भी अच्छा डिस्कशन किया था हमने पीछे। 39 नंबर ट्राई कीजिए। देखो क्वेश्चन फर्जी है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें देखिए हरा कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 500 वाट पर मीटर स्क्वायर फॉल हो रहा है ऑन, अच्छा पर मीटर स्क्वायर, सॉरी कुछ दिक्कत हो गई है, हाँ ठीक है, 500 वाट पर मीटर स्क्वायर फॉल हो रहा है ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट, ठीक है, वन साइड पे 500 मीटर फ्लो हो रहा है, तो 500 इंटू एरिया कर देंगे, टोटल हो गया ना। और लेकिन इसमें कुछ दिक्कत आएगी क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, फिर इसको जो
कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमें मेंटेन करना है 30 पे कितने पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर मेंटेन करना है तो जो 500 गिर रहा है उस पर वो 500 एमिट हो जाना चाहिए बाई कन्वेक्शन। ठीक है, यही होना चाहिए। जो 500 गिर रहा है, अगर इसमें वो रेडिएशन कंसिडर नहीं करेंगे, अगर रेडिएशन आप कंसिडर कर लोगे ना तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा उसका, बहुत कम वैल्यूज़ है। ठीक है, तो सिंपली जो उस पर गिर रहा है प्लेट में उसको बाहर निकल जाना चाहिए, तो वही हम इक्वल कर देंगे बस। तो 500 पर मीटर स्क्वायर है तो 500 में एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया एक साइड के एरिया का, और उस साइड जो एरिया है वो 2a होगा, क्योंकि दोनों साइड से कन्वेक्शन होगा ना, दोनों साइड से कन्वेक्शन जब होगा तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 39 का बी आना चाहिए। ओके, ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे जो एरिया आपका होगा 2 एरिया होगा, क्योंकि दोनों साइड से कन्वेक्शन होगा 2a, तो इसको सॉल्व करोगे तो 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 39 का बी। ओके, 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो फालतू क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस है। आंसर मैं दे दे रहा हूँ इसका भी। 40 का आंसर डी है। ट्राई कीजिए 41 रिपीटिशन 31 का। 41 का आंसर आपका है सी। 42 ट्राई कीजिए। 42 भी रिपीटिशन है, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 43 भी रिपीटिशन है, वही आ गया क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, सारे आंसर मैं दे रहा हूँ आपको, बस क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ऐसा हो। 43 का 42 बी 43 ए, यहाँ पे 4 नंबर दे दिया इन्होंने, वहाँ बायोट नंबर दे रहे थे ना, यहाँ 4 दे दिया, तो 4 का आप इससे मिला देना बस, और स्टडी हीट कंडक्शन से। ट्राई कीजिए 44 नंबर क्वेश्चन अब। देखो, जो रिले नंबर होता है, जो अगर नेचुरल कन्वेक्शन की आप बात कर रहे हो तो वहाँ रिले नंबर जो होता है वो बताता है कि ये फ्लो टर्बुलेंट है या टर्बुलेंट है, या फिर वो है क्या बोलेंगे उसे, लैमिनार। और रिले नंबर की वैल्यू 10 पावर 8 से कम हो जाएगी तब लैमिनार, अगर 10 और अगर 10 पावर 8 से 10 पावर 10 तक है तो ये हो जाएगा ट्रांजिशन, और 10 पावर 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसे बोल देंगे टर्बुलेंट। और कहीं कहीं ना देखना ये आएगा कि ये 10.9 को ही हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, 10.9 से नीचे लैमिनार, 10.9 के ऊपर टर्बुलेंट, कहीं कहीं। लेकिन यहाँ पे अगर आप मोर स्पेसिफिकली बात की जाए तो ऐसे यही होता है। तो 45 का डी हो जाएगा आंसर, रिले नंबर। 45 ट्राई कीजिए 45। देखो, फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेचुरल हीट ट्रांसफर बाई नेचुरल कन्वेक्शन फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ फॉर ग्रासरूट नंबर। तो सिंपल होता है नेचुरल में, अगर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है तो डी हो जाएगा, डाया इसका स्पेयर है तब भी डी हो जाएगा, और वर्टिकल सिलेंडर है तो इसका लेंथ हो जाएगा। ओके, तो डाया ऑफ सिलेंडर क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। 45 का ये 46 नंबर क्वेश्चन रिपीटिशन है 15th का, तो मैं आंसर दे दे रहा हूँ सीधे, ये हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन। ट्राई कीजिए। देखो, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर ओवर द सरफेस ऑफ वर्टिकल पाइप एंड वर्टिकल फ्लैट प्लेट, मतलब ये वर्टिकल पाइप और वर्टिकल फ्लैट प्लेट इक्वल होते हैं, उसके रीजन क्या है। ठीक है, तो जो मुझे यार लगता है रीजन, पहली बात तो सेम फ्लूइड, क्योंकि जो एच डिपेंड करता है आपका जी बी डेल्टा टी एल, ठीक है, इंटू रो म्यू सी पी के।
अगर फ्लूट सेम है, सेम फ्लूट है तो रो म्यू सी पी के ये सेम हो जाएगा आपका, कोई अंतर नहीं आएगा। फिर जी तो हटा दीजिए, बी भी सेम है, डेल्टा और एल, ठीक है। तो मुझे जो आंसर लगता है ना, इसमें आपको सेम हाइट आना चाहिए आंसर, लेकिन उन्होंने कहीं दो बुक में मैंने मैच कराया, उसमें कहीं भी आंसर सेम हाइट नहीं दिया हुआ है। दोनों में ही आंसर दिया हुआ है आपका ये, एक में आंसर 3 एंड 4 दिया हुआ है, एक में आंसर 4 दिया हुआ है ओनली। लेकिन ये वाला तो एब्सर्ड है, क्योंकि सेम फ्लूट तो होना ही चाहिए, ये तो एब्सर्ड, तो 3 एंड 4 हम मान के लेंगे मोर करेक्ट। ओके, फ्लूट होना जरूरी है, सेम फ्लूट होना, नेचुरल कन्वेक्शन की बात हो रही है ना। लेकिन यहाँ पे एल का भी रोल आना चाहिए, लेकिन नहीं दिया तो अलग बात है इन्होंने। वैसा कोई ऑप्शन नहीं जिससे हम मैच करा सकें एल। तो 47 का सी मान एज्यूम कर लेंगे, मोस्ट करेक्ट वही होगा, 47 का सी मोस्ट करेक्ट होगा। और 48 रिपीटिशन है, इसका आंसर दे दे रहा हूँ मैं, 49 ट्राई कीजिए। देखो, करेक्टरिस्टिक लेंथ का दो फॉर्मूले होते हैं आपके, अगर आप कहीं और देख रहे हो, सॉरी, अगर आप फोर्स कन्वेक्शन में देख रहे हो कहीं पे भी, या फिर कन्वेक्शन में देख रहे हो कहीं पे भी, तो वहाँ पे 4a/p होता है। नहीं सॉरी, कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं। हाँ, 4a/p होता है सर, ठीक है, 4a/p इन द फर्स्ट। और नेचुरल में अगर जाओगे नेचुरल में देखने के लिए, तो वहाँ a/p हो जाता है, 4 नहीं आता, अभी ध्यान देना, गलत नहीं, हाँ 4, वहाँ a/p होता है, नेचुरल में a/p होता है, फोर्स में 4a/p होता है, और बायोट नंबर में v/a होता है। ओके, तीन होते हैं इसके फार्मूले। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो हम उसको फोर्स्ट मानेंगे, तो फोर्स में 4a/p, आंसर बी, 49 का बी आंसर इज करेक्ट। एंड ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 50। देखो, यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि या कोई एक प्लेट है 15 to 60 की, उसमें एयर पास हो रही है, तो उसका एच दिया है, डेल्टा टी दिया है, ए दिया, सिंपली आप निकाल लोगे। इसमें कुछ लोग कन्फ्यूज हो सकता है कि एरिया हमें 2a लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन यहाँ पे ओवर बोला गया है, इसलिए हम एरिया एक ही लेंगे, बस ऊपर वाला। ओके, बस ये कन्फ्यूजिंग फैक्ट है इसमें। तो 1500 आंसर इसका है 50 का ए। 51 ट्राई कीजिए। जो 51 क्वेश्चन नंबर है एकदम बेसिक है, तो इसमें बोला गया है कि एच की वैल्यू इन द केस ऑफ फोर्स कन्वेक्शन ज़्यादा होती है कंपेयर टू द नेचुरल कन्वेक्शन। इसका मेन रीज़न यही है कि जो फोर्स वाले में हम एक्सटर्नल एजेंसी लगाते हैं वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए, इसलिए उसमें एच की वैल्यू ज़्यादा होती है। दोनों आंसर भी सही है, रीजन भी सही है, 51 का ए हो जाएगा। 52 ट्राई कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है। देखो, अगर आप कहीं भी अगर मैचिंग का क्वेश्चन कर रहे हो, सबसे पहले सबसे ईजिएस्ट जो लगे उसे पकड़ लो आप। सबसे ईजिएस्ट क्या दिखा आपको यहाँ पे, ग्रास होप नंबर, आपको पता है कि नेचुरल कन्वेक्शन होता है, ठीक है। तो बी को अपने 1 से मैच कराया, बी को 1 से मैच कराते ही दोनों ऑप्शन चले गए, सी का 4 ऑटोमेटिकली मैच हो गया। देन हम जाएंगे स्टैंडर्ड नंबर पे, हमने पीछे डिराइव किया था ना, इट इज़ यूज फॉर द फोर्स कन्वेक्शन, ठीक है। तो ये का 3 हो जाएगा, तो डी का ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा, आपका 31 42 आ गया, ठीक है। 52 का बी। 53 ट्राई कीजिए।
देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि आपको नस्ल नंबर दिया है, बस एच निकालना है। तो एल के भी दिया है, बस वैल्यू पुटअप करोगे। एल की वैल्यू 0.5 है, के की वैल्यू 0.025 है, तो आप वैल्यू पुटअप करोगे, आंसर आ जाएगा 5। 53 का बी। 54 ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे बात की गई है लैमिनार फ्लो में और फ्लैट प्लेट। तो एल का जो रिलेशनशिप पूछा गया है विद एच, मतलब वही एक्स मान लो आप उसको एल को। तो नस्ल नंबर आप सीधे लिखो, नस्ल नंबर फॉर्मूला आपको पता है, नस्ल नंबर इक्वल टू के इंटू रिनॉल्ट की पावर बाई 2 इंटू फ्रंटल पावर बाई 3। तो सारी चीज़ें छोड़ देंगे, रिनॉल्ट में कोई मतलब फ्रंटल्स कोई मतलब नहीं है, बस रिनॉल्ट में एक्स आता है तो उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। रिनॉल्ट का हमने एल उठा लिया, 1/2 पावर है, और यहाँ पे एल यहाँ पे है, इसको नीचे ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा बी। 54 का बी हो जाएगा। 55 ट्राई कीजिए। तो ये लैमिनार फ्लो की बात की गई है, इसमें कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है ओवर द हॉट प्लेट। तो सिंपल सी बात है, इसमें बोला है कहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा, मतलब कहाँ पे टेम्परेचर जो है आपका बल्क फ्लूइड के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब वो जो जब वो एरिया पास हो जाएगा जो था बाउंड्री लेयर वाला, मतलब कि एट द टॉप ऑफ द बाउंड्री लेयर, वहाँ पहुँचने पे ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, 55 का सी। 56 ट्राई कीजिए। यहाँ पे बात की, देखो रिनॉल्ड कोलबर्न एनालॉजी जो थी उसका हमने डिराइव कैसे किया था, एन यू इक्वल टू के इंटू रिनॉल्ड पावर बाई 2 और प्रांटल पावर बाई 3, इसे डिराइव किया था ना। तो ये हमारा एप्लीकेबल होता है फॉर द फ्लैट प्लेट, तो ये भी फ्लैट प्लेट के लिए एप्लीकेबल होगा बस। 56 का बी हो जाएगा। 57 नंबर ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं 57 नंबर, इसका आंसर सी है। ओके, 58 नंबर ट्राई कीजिए। सॉरी 50 नहीं नहीं किया नहीं यार, गलत बोल दिया मैंने। 57 करना है, 57 ट्राई कीजिए। इसमें कुछ है नहीं, एच ए डेल्टा टी करना है बस, एच ए डेल्टा टी। तो एच हमारा 75 दिया हुआ है, ए हमारा दिया हुआ है 2 इंटू डेल्टा टी हमारा 100 है। तो सिंपल आंसर आ गया 15 किलो वाट। ये सिंपल क्वेश्चन है सारे। आप 57 का ए। 58 ट्राई कीजिए। ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं। कौन सी क्वांटिटी है जो कि लिंक बैठाती है थर्मल बाउंड्री लेयर और हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर में, प्रांटल नंबर। ये तो कई बार क्वेश्चन कर चुके हो आप। तो सिंपल आपका 58 का बी हो गया। 59 ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फिर से कि अगर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है तो ग्रासहोफ नंबर कैलकुलेट करने के लिए उसका करेक्टरिस्टिक लेंथ क्या लेंगे, और हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है तो उसका डायमीटर लेंगे। पीछे क्वेश्चन था 59 का, बी हो जाएगा। 60 नंबर ट्राई कीजिए। पीछे था ना क्वेश्चन, मैंने बताया सबके बारे में बताया था मैंने वहाँ पे। ट्राई क्वेश्चन नंबर 60। दे आर आस्किंग अबाउट कि अगर कोई
हमें नेचुरल कन्वेक्शन कराना है, किस किस कॉन्फ़िगरेशन में मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। तो सिंपल सी बात हमें पता है कि जो वर्टिकल वाला होता है, वर्टिकल, इससे बहुत आसानी से कन्वेक्शन हो जाता है इन द केस ऑफ नेचुरल, क्योंकि ये तुरंत हीट एयर, एयर गर्म होगी ऊपर चली जाएगी, एयर गर्म होगी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो यही वाला सबसे बेस्ट होता है, मतलब कि फ्लूइड ओवर अ वर्टिकल प्लेट। 60 का ए, 61 ट्राई कीजिए। ट्राई 61। दो ऐसे पूछना रिपीट हो रहा है बार बार। अब जो प्राइंटल नंबर की वैल्यू अगर मोर देन 1 है तो सिंपल आपका सिंपल जो प्राइंटल नंबर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक विस्कोसिटी अपॉन थर्मल डिफ्यूजिविटी। ओके, तो काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, मोमेंटम ट्रांसफर, और काइनेटिक थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है, थर्मल डिफ्यूजिविटी है, ठीक है, अल्फा। तो अगर प्राइंटल नंबर की वैल्यू मोर देन 1 है तो म्यू की वैल्यू मोर, इसकी म्यू की वैल्यू, म्यू ही बोलते हैं, नहीं वो ए बोलते हैं, काइनेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू मोर देन अल्फा हो जाएगी। अगर ये मोर देन 1 है तो, मतलब मोर देन 1 है ये, तो म्यू ग्रेटर देन अल्फा हो जाएगा ना। वही यहाँ बोला गया कि बाउंड्री लेयर थिकनेस से इन्होंने रिलेट कर दिया है, दैट विल बी मोर देन थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस। या फिर अगर रेट देखोगे आप तो रेट भी वही होगा कि जो मोमेंटम वाला का रेट होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू थर्मल। तो मोमेंटम बाउंड्री लेयर थिकनेस डिक्रीजेस, गलत, डिक्रीजेस गलत, इंक्रीजेस रैपिडली कंपेयर टू द थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस, सही है। प्राइमल नंबर ग्रेटर देन 1 है ना, सब कुछ सही ज़्यादा होगा, थिकनेस भी स्लो भी सब कुछ ज़्यादा मान सकते हैं। तो 61 का हमारा हो जाएगा सी आंसर। 62 नंबर ट्राई कीजिए। जो 62 नंबर है वो रिपीटेड है क्वेश्चन नंबर 8 का जहाँ पे हमने कहा था कि वो डिस्कस किया था ना कि टर्म एच की डिपेंडेंसी डी पे है या नहीं, वही और क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहा है। तो हमने कैसे डिराइव किया था, जो एन एन एल सी अपॉन एच एल सी अपॉन के को मैंने कैसे लिखा था, सी इंटू ग्रासोप का पावर 1/3 एंड प्रांटल पावर 1/3। तो वही से हमने सॉल्व आउट किया था ना, तो इसका आंसर हमारा ए आ जाएगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, सही है। एंड टर्मिनल, देखो यहाँ यहाँ ये गलत लिख दिया उन्होंने, यहाँ यहाँ उसी चीज़ को स्टेटमेंट फॉर्म में लेके चले आए हैं लोग, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट तो सही है, आपको पता ही है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है बोला है कि इन टर्बुलेंट फ्लो नॉन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ द नेचुरल कन्वेक्शन का रेशियो का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ 1/3 दिया है ना, तो सॉरी कोई गलती हो रही है, 1/3 सही है। अच्छा हाँ, नसेल या ग्रासोप गायब कर दिया है, ग्रासोप को, या ग्रासोप आना चाहिए ना, जो मैंने लिखा था कि नसेल नंबर इज इक्वल टू सी इंटू ग्रासहोप इंटू प्रांडेटल का पावर 1/3, 1/4, और यहाँ टर्बुलेंट है तो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ ग्रासोप को गायब कर दिया, तो ये गलत है, ये सही है। देन आंसर हमारा ए, 62 का ए, ठीक है। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 63। 62 का हो गया, 63 ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट हीट फ्लक्स की बात की गई है इन द पाइप वाले में। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना वो लगातार से कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, कांस्टेंट। इसका मतलब दोनों वॉल का भी टेम्परेचर बढ़ेगा और फ्लूइड का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। देन बल्क मीन टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड एंड पाइप वॉल टेम्परेचर इंक्रीजेस इन द फ्लो डायरेक्शन, दोनों बढ़ेंगे, बस डिफरेंस जो है उसको कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि हमें क्यू को कांस्टेंट रखना है। ओके, देन 63 का आंसर हो जाएगा ए। 64 ट्राई कीजिए।
देखो जो यहाँ बोला गया है कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर वाला बात की गई है, तो इसमें बोला गया कहाँ पे जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है एच है वो ज़्यादा होगा। तो सिंपल सा ये जो डायग्राफ हमारा बनता है एच का जो ग्राफ बनता है ऐसे बनता है। देखो ये स्टार्टिंग में सब ज़्यादा होगा, फिर घटेगा घटेगा घटेगा, जब फुली डेवलप हो जाएगा तो इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसके बाद ये फॉर्मूला लग जाएगा हमारा एच एल सी बाई के वाला 3.66 वाला। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैक्सिमम होगा, फिर घटते घटते यहाँ पे आएगा जहाँ पे फुली डेवलप्ड हो जाएगा फ्लो हमारा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम होगा एट द बिगिनिंग ऑफ फ्लो। 64 का बी, 65 ट्राई कीजिए। देखो यहाँ पे थर्मल बाउंड्री लेयर की बात की गई है, तो इसमें पूछा गया है कि जो क्या होता है, कहाँ पे होता है। ठीक है, रीजन वेयर द कन्वेक्शन एंड डिसिपेशन टर्म्स आर ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब जितना कन्वेक्शन होगा वही डिसिपेट हो जाएगा आगे जाके। ठीक है, जो डिसिपेट हो रहा है सरफेस से वही कन्वेक्ट हो जाएगा, मतलब कि इसी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। समझ रहे हो ना? तो सी आंसर हो जाएगा। बहुत कन्विंसिंग मैंने रिप्लाई नहीं दिया है इसका, लेकिन ठीक है यही दिया हुआ है इन्होंने सोल्यूशन में भी, मैंने वही बता दिया। और एक चीज़ है कि इसमें कन्वेक्शन एंड कंडक्शन ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, ये सब पता नहीं क्या है, लेकिन सी आंसर दिया हुआ दोनों बुक्स में, और यही एक्सप्लेनेशन दिया जो मैंने बताया आपको। ओके, और 66 नंबर रिपीटिशन क्वेश्चन में 11 का मैं आंसर उसका दे रहा हूँ। ये है उसका आंसर, 67 ट्राई कीजिए। तो ये निकल के आ रहा 0.33। ये क्वेश्चन यहाँ देना नहीं चाहिए ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है और बहुत पास पास वैल्यूज दी हुई हैं। तो बस सिंपल मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको कि एच एल सी बाई के वैल्यू लगाएंगे, इससे एच निकल के आ जाएगा हमारा 68.033। देन हीट ट्रांसफर निकाल लेंगे हम लोग एच ए बाई डेल्टा, एच ए डेल्टा टी, एच हम निकाल चुके हैं। एरिया जो हमारा बॉल का स्फेयर का 4πr² इंटू डेल्टा टी दिया हुआ है, और हमारा आंसर आ जाएगा 1.54। ठीक है, 67 का डी हो जाएगा। 68 नंबर ट्राई कीजिए आप लोग। दो यहाँ पे फोर्स्ड कन्वेक्शन की बात की गई है, तो सरफेस हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फ्रॉम द हीटेड प्लेट इज द फॉर्म ऑफ, सिंपल आपको पता है कि ये फॉर्म लगाते हैं हम लोग। तो इसमें रेनॉल्ड नंबर है एंड प्रांटल नंबर, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा 68 का। ओके, तो ये चैप्टर हो गया हमारा कन्वेक्शन वाला। ऐसे ही है, सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं लास्ट में यार, स्टार्टिंग में रहते हैं, स्टार्टिंग में इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और लास्ट में फिर वही रिपीट रिपीट रिपीट। ठीक है, थैंक यू फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। हमारा 15 दिन में एग्ज़ाम भी आ रहा है एनएलसी वाला, वो अच्छे से दीजिए। और ठीक है, थैंक एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। और प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट, और जो भी अच्छा खराब जो भी लगे आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।